जय गुरुदेव दोस्तों, स्वागत है आप सभी का श्री गुरु कृपा ऑनलाइन क्लासेस में। इस वीडियो में हम बात करेंगे एक समान रूप से आवेशित वलय के अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। ठीक है, ये आपकी बुक में ही क्वेश्चन के रूप में ही एग्जाम्पल के रूप में दिया हुआ है। ठीक है, और ये रेखीय आवेश वितरण का एग्जाम्पल है। ठीक है, एक वलय पर आवेश वितरित है। ठीक है, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन दिया हुआ है एक वलय आर त्रिज्या की वलय है। ठीक है, उस पर Q आवेश एक समान रूप से वितरित है। ठीक है, और आपको सेंटर को नाम देते हैं अपन O। सेंटर O से अक्ष पर, ठीक है, सेंटर O से अक्ष पर x दूरी पर स्थित बिंदु P पर, कोई बिंदु P है, उस पर आपको ज्ञात करना है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, जैसे समझ में आ गया आपको। ठीक है, और इसको सिंपल लिख सकते हैं, एक समान रूप से आवेशित वलय के अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, तो आपको दिया हुआ क्या है? ये रिंग है जिसकी रेडियस क्या है r, और उसके ऊपर टोटल आवेश मान लिया वो क्या है, Q दिया हुआ है आपको। ठीक है, Q आवेश टोटल चार्ज है इसके ऊपर, एक समान रूप से वितरित है। और आपको अक्ष पर, अक्ष कहाँ से जाता है? ये अक्ष है, ये अक्ष पर कोई बिंदु P है, ये बिंदु P। ठीक है, और केंद्र से इसकी डिस्टेंस क्या है? सेंटर से x। तो आपको x दूरी पर जो बिंदु P है उस पर आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता फाइंड करनी है, उसका फॉर्मूला डेराइव करना है। ठीक, अब हमने विद्युत क्षेत्र के लिए जो फॉर्मूला पढ़ा है वो किसी पॉइंट आवेश, बिंदु आवेश के लिए पढ़ा है। ये Q आवेश है, इससे किसी पॉइंट P पर आपको विद्युत क्षेत्र पता करना है। तो क्या होगा? उसकी डायरेक्शन इस प्रकार होगी। अगर ये पॉजिटिव है तो इस प्रकार, और नेगेटिव होता है तो अंदर की ओर। उसका फॉर्मूला क्या होगा? यदि डिस्टेंस r हो तो उसका फॉर्मूला होता है E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन r स्क्वायर। क्लियर है? ठीक, तो ये उस आवेश के लिए इस P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला है। ठीक है, और हाँ, ये हमने कहाँ से निकाला है? ये कहाँ से मिला हमें? ये हमें कूलाम के नियम से मिला है। ठीक है, और मैंने बताया था कूलाम के नियम की शर्त है कि ये बिंदु आवेश के लिए एप्लीकेबल है, उनके लिए लगता है। ठीक है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ जो Q आवेश है वो एक समान रूप से रिंग पर, वलय पर वितरित है। ठीक है, तो यहाँ पर आप नहीं लगा सकते सीधे। ठीक है, तो इसके लिए तरीका क्या हमने समझा था पिछले वीडियो में, कि आप क्या ले लो, यहाँ पर एक अल्पांश ले लो, और उस अल्पांश को हम कैसे ट्रीट करेंगे? उस अल्पांश को हम ये मानेंगे कि वो क्या है, बिंदु आवेश है। ठीक है, और फिर हम उस नियम को लगा सकते हैं। क्लियर है? ठीक, तो क्या करें, हम अल्पांश लेते हैं। यहाँ पर एक अल्पांश लिया, ये अल्पांश का नाम दिया हमने a। ठीक है, इसकी लेंथ है dl। ठीक, इस अल्पांश की लेंथ क्या है? dl, और इसके ऊपर आवेश कितना है? dq। ठीक, तो इसकी वजह से, इस dq की वजह से p पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र क्या होगा? तो आप दोनों पॉइंट को मिला दें इस प्रकार, ये दोनों पॉइंट को मिला दें, उसको नाम देते हैं अपन dE1, क्योंकि छोटे से टुकड़े की वजह से है, एलिमेंट छोटा सा dq। ठीक, तो dE1। इसी प्रकार यहाँ पर एक एलिमेंट लेते हैं, छोटा सा टुकड़ा, जिसकी लेंथ अगेन वही dl लेते हैं, और इसके ऊपर आवेश कितना है? dq। उसको नाम देते हैं अपन क्या? b। ठीक है, यहाँ हमने a नाम दिया, यहाँ क्या नाम दिया? b, और उसकी लेंथ है dl, और इसके ऊपर आवेश कितना है? dq। ठीक, तो इसका भी विद्युत क्षेत्र होगा P बिंदु पर, तो वो लाइन मिला देते हैं हम सीधी इस प्रकार से, ये उसको नाम दे दिया हमने DE2। ठीक है, ये नाम दे दिया हमने DE2। ठीक, अब हम एक DQ लेकर भी इसको कर सकते हैं। ठीक है, हमें इसकी लेने की जरूरत पड़ी तो अभी आपको समझ में आ जाएगा इस DQ को हमने क्यों लिया। ठीक है, इसका रीजन हमें अभी पता चल जाएगा। ठीक, अब सपोज ये एंगल मानते हैं हम थीटा, तो ये भी क्या होगा? थीटा। ठीक है, और ये भी क्या होगा? थीटा, है ना, क्योंकि ये जो हमने लिया है ए
और बी बिल्कुल अपोजिट है, तो यहाँ पर एक आप समझ सकते हो सममितता है, सिमेट्री है, ठीक है, बिल्कुल सिमेट्री है। तो ये दोनों एंगल क्या होंगे, थीटा, ये थीटा है तो ये भी थीटा, और ये थीटा है तो ये भी क्या होगा, थीटा, ठीक है। तो डायग्राम पर थोड़ी देर बाद वापस आते हैं हम, ठीक है। उससे पहले हम रेखा और घनत्व का कंसेप्ट काम में लेंगे, तो जो हमें आगे काम आएगा, ठीक है। तो क्या लिखते हैं, वलय के लिए, वलय के लिए लैम्बडा क्या होता है, लैम्बडा होता है Q अपॉन L, Q अपॉन L, ठीक है। अब इस रिंग के लिए, इस वलय के लिए L क्या है, तो उसकी परिधि है, ये हमने पहले पढ़ा है, ठीक है। तो हो जाएगा Q अपॉन 2πr, ठीक है। 2πr क्या है, इसकी परिधि, सर्कमफ्रेंस, ठीक है। तो यहाँ से Q की वैल्यू क्या आई, Q की वैल्यू आई Q इज इक्वल टू लैम्बडा इंटू 2πr, ठीक है। ये Q की वैल्यू आई वलय के लिए, इक्वेशन नंबर इसको ध्यान दे देते हैं अपन 1, ठीक है। तो हम तो DQ लेके चल रहे हैं, अल्पांश छोटा सा टुकड़ा, तो उसके लिए हम कंसेप्ट काम में लाएं लैम्बडा का, तो क्या होगा, तो क्या लें हम, अल्पांश के लिए, अल्पांश के लिए लैम्बडा क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा लैम्बडा इज इक्वल टू DQ अपॉन DL, DQ अपॉन DL। तो यहाँ से DQ क्या मिला, यहाँ से DQ मिला आपको लैम्बडा इंटू DL, ये इक्वेशन नंबर 2, क्लियर है, ठीक है। अब हम बारी बारी से A अल्पांश की वजह से जो P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र आया DE1 उसकी वैल्यू निकालते हैं, उसका मान निकालते हैं, और अगेन B पर जो अल्पांश है, B अल्पांश है, उसकी वजह से P बिंदु पर जो विद्युत क्षेत्र है DE2 उसका मान निकालते हैं, उसका फॉर्मूला निकालते हैं। तो क्या होगा, तो लिखेंगे A अल्पांश के कारण, A अल्पांश के कारण P पर विद्युत क्षेत्र, P पर विद्युत क्षेत्र क्या होगा फॉर्मूला, तो लिखते हैं DE1 इज इक्वल टू, ठीक है, क्या फॉर्मूला होता है E का, 1/4πε0 DQ अपॉन, नीचे R² आता है, ठीक है, जहाँ R क्या है, R है आवेश और उस पॉइंट के बीच की दूरी, डिस्टेंस, ठीक है। तो ये रहा DQ आवेश और ये रहा पॉइंट, दूरी कौन सी है, ये क्या होगी दूरी, तो दूरी होगी, ये R है, ये X है, ठीक है, ये लंब, ये आधार, तो कर्ण क्या हुआ, तो पाइथागोरस प्रमेय से हम निकाल सकते हैं कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो उससे हमारे पास रिजल्ट आएगा, यहाँ पर उसका मान आएगा R² प्लस X², ठीक है। इसी प्रकार इसका, ये R है तो ये भी तो क्या होगी R, ये R, ये X, तो ये डिस्टेंस क्या हुई, अगेन वही R² प्लस X², क्लियर है, ठीक। तो यहाँ क्या होता है, R का स्क्वायर होता है, ठीक है, और R हमारे पास ये है, तो इसका जब स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर और रूट, अंडर रूट क्या हो जाएगा, कट जाएंगे, ऐसा समझ सकते हो, कैंसिल हो जाएंगे, तो मिलेगा क्या, तो हमें मिलेगा R² प्लस X², ठीक, ये हो गया, इसको नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 3। तो ये तो होगी इस A अल्पांश की बात। अब B की बात करते हैं, तो क्या लिखते हैं, B अल्पांश के कारण, B अल्पांश के कारण P पर विद्युत क्षेत्र, तो क्या नाम दिया हमें उन्हें, DE2 इज इक्वल टू 1/4πε0 DQ अपॉन, इसके लिए भी दूरी यही है, ठीक है, और स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो हमें मिलेगा R² प्लस X², ठीक, ये इक्वेशन नंबर 4। अब आप देख पा रहे हो DE1 और DE2 सेम है ना, दोनों के परिमाण क्या है, एग्जैक्ट सेम है बिल्कुल। तो हम लिख सकते हैं इक्वेशन 3 व 4 से हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा DE1 बराबर DE2, दोनों क्या है, DE1 बराबर DE2, एग्जैक्ट सेम है, ठीक है, तो ये लिख दिया। अब देखो
मैग्नीट्यूड परिमाण में तो बराबर है, लेकिन क्या दिशा में सेम है, विपरीत है? तो अभी तो हम ऐसा हम नहीं देख पा रहे हैं हम, है ना। परिमाण में सेम मिल गया हमें, लेकिन देखो एक इस दिशा में जा रहा है, एक इस दिशा में जा रहा है, तो कैसे जोड़ें, कैसे घटाएं? ठीक है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर तरीका काम में लेते हैं, यहाँ पर इनके घटक ले लेते हैं, इनको विभाजित कर दें, इनको तोड़ देते हैं घटकों में। ठीक है, कैसे? देखो DE1, इसके दो घटक लेते हैं, लंबवत घटक और अनुदिश घटक। ठीक है, तो D1 ये एंगल थीटा है, तो ये इसका घटक क्या हुआ, ये घटक हुआ आपके DE1 cos थीटा, है ना। किसी वेक्टर का थीटा के साथ वाला घटक DE1 cos थीटा। ठीक, DE1 का लंबवत घटक इस प्रकार होगा, उसका नाम क्या होगा, DE1 sin थीटा। ठीक, तो DE1 के दो घटक हो गए, एक ये और एक ये। इसी प्रकार DE2 के दो घटक लो, दो टुकड़े करो, तो DE2 का थीटा के साथ वाला घटक ये, तो ये हो जाएगा DE2 cos थीटा, और इसके लंबवत घटक, ये लंबवत घटक हो जाएगा DE2 sin थीटा। ठीक है, तो DE1 के दो घटक ये हो गए, DE2 के दो घटक ये हो गए। ठीक है, अब आपको यहाँ एनालाइज करना है, समझना है कि क्या मिल रहा है आपको इस डायग्राम से या घटक लेने के बाद। तो आप देख पा रहे हो परिमाण दोनों बराबर। ठीक है, अब यहाँ आओ आप, DE1 sin थीटा, DE2 sin थीटा। ठीक है, DE1 DE2 और DE1 दोनों परिमाण में बराबर है, और डायग्राम से आपको दिख रहा है बिल्कुल अपोजिट है, वो एक ही लाइन पर है और बिल्कुल अपोजिट है, और परिमाण में दोनों बराबर है। तो हम क्या समझते हैं यहाँ पर कि यदि दो सदिश परिमाण में बराबर और दिशा में बिल्कुल विपरीत हो तो क्या हो जाएंगे, दोनों निरस्त हो जाएंगे। ठीक है, ये दोनों आपस में क्या हो जाते हैं, निरस्त। तो बचा क्या, बचा ये DE1 cos थीटा, DE2 cos थीटा। तो ये वाले घटक कैंसिल और ये वाले घटक जुड़ जाते हैं। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, लंबवत घटक। लंबवत घटक कौन कौन से हैं, DE1 sin थीटा और DE2 sin थीटा क्या हो जाते हैं, निरस्त। और अनुदिश घटक, अनुदिश घटक ये हो जाएगा DE1 cos थीटा और DE2 cos थीटा क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। ठीक है, तो ये वाला घटक अपोजिट इन डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड में इक्वल है, तो क्या हो गया, कैंसिल, और ये जुड़ गए। ठीक, तो अब क्या करते हैं, अब हमारे पास इस छोटे से टुकड़े के कारण इस P पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र पता है ना। उसका मान है DE2 cos थीटा, या कह दो DE1 cos थीटा, क्योंकि दोनों बराबर है परिमाण में। तो ठीक है, तो इसके कारण हमें यहाँ विद्युत क्षेत्र पता चल गया DQ के कारण, लेकिन हमें तो पूरी रिंग की कारण चाहिए, पूरी वलय के कारण चाहिए। ठीक है, तो एक छोटे से एलिमेंट के कारण हमें विद्युत क्षेत्र पता है, पूरी के कारण हमें ज्ञात करना है। तो हमारे पास मैथमेटिकल में क्या हथियार है, वो हथियार है हमारे पास समाकलन। ठीक है, तो अगर हम समाकलन कर दें, DQ के कारण अगर पता है और पूरे के कारण ज्ञात करना है, तो अगर समाकलन कर दें तो पूरे कारण हमारे पास विद्युत क्षेत्र आ जाएगा। ठीक है, तो क्या लिखेंगे अगले स्टेप में, तो अगले स्टेप लिखेंगे P पर संपूर्ण वलय के कारण, संपूर्ण वलय के कारण विद्युत क्षेत्र, संपूर्ण वलय के कारण विद्युत क्षेत्र वो हो जाएगा हमारे पास E = ठीक है, हमारे पास विद्युत क्षेत्र कौन सा मिला आपको, ये मिला है इस दिशा में, है ना। ये तो क्या हो गई, कैंसिल, आपको ये मिला है। तो हम लिखते हैं DE1 cos थीटा। तो ये तो हमारे पास छोटे से टुकड़े के कारण है, हमें संपूर्ण वलय का चाहिए, तो क्या करना है यहाँ पर, समाकलन।
अब आपके मन में एक क्वेश्चन उठ रहा होगा कि ये अनुदिश घटक जुड़ रहे हैं, तो DE1 cos थीटा और DE2 cos थीटा या 2 आना चाहिए अगर जुड़ रहे हैं तो, या तो कह सकते हो DE1 cos थीटा प्लस DE1 sin cos थीटा, मतलब जुड़ने चाहिए दोनों। लेकिन यहाँ पर एक बार ही लिखा गया है, इसका क्या मतलब है ना। हमने जो समाकलन किया है एक का ही किया है DE1 cos थीटा, लेकिन आपने अभी बोला है कि जुड़ जाते हैं, तो जुड़ने का मतलब ये होता है DE1 cos थीटा प्लस DE2 cos थीटा, उसके बाद पूरे का समाकलन होता। लेकिन एक का ही क्यों हुआ? आप चाहते तो यहाँ DE2 भी लिख सकते थे, है ना, कोई गलती नहीं होती क्योंकि दोनों बराबर है। मैंने ये DE1 लिखा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब बात आती है जोड़ा क्यों नहीं, ठीक है। तो उसका रीज़न ये है, तो यहाँ देखो ये मान लो रिंग है, ठीक। अभी तो ये रिंग ऐसे थी इस प्रकार, ये अक्स, अभी आप उसको ऐसे देखते हैं रिंग, ठीक है। आपने यहाँ पर लिया है ए एलिमेंट, ए टुकड़ा, और उसके बिल्कुल अपोजिट यहाँ लिया है बी, ठीक है। इसके कारण आपने यहाँ निकाला और इसके कारण आपने यहाँ निकाला विद्युत क्षेत्र, ठीक है। अब हमने ए अल्पांश के कारण जो विद्युत क्षेत्र निकाला, ठीक है, और बी अल्पांश के कारण जो विद्युत क्षेत्र निकाला, ठीक है, और दोनों को अपोजिट लेने से हमें फ़ायदा क्या मिला? हमें फ़ायदा ये मिला कि हमें पता चल गया कि यहाँ से जो विद्युत क्षेत्र हम अक्ष पर ले रहे हैं, उस विद्युत क्षेत्र के घटकों में से कौन सा घटक हमारे काम आ रहा है और कौन सा घटक कैंसिल हो रहा है ना। इसलिए हमें बी पर एक अल्पांश और लेना पड़ा, ताकि हमें पता चल जाए कि यहाँ पर जो विद्युत क्षेत्र है उनमें से कौन सा घटक हमारे काम आ रहा है या कौन सा घटक मिल रहा है, ठीक है। इसलिए हमें 2 अल्पांश लिए, ठीक है। अब तो DQ के कारण यहाँ पर जो हमने निकाल लिया P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र, ठीक है, वो हमें मिला। मान लो घटक लेता हूँ मैं केवल ये घटक DE1 cos थीटा, एक घटक लिया मान लो, अभी मैंने जोड़ा नहीं है, ठीक है। और इसके कारण जो है वो है DE2 cos थीटा, ठीक है। अब इस अल्पांश के कारण आपके पास विद्युत क्षेत्र पता है ये, है ना। अब आपको चाहिए पूरे के कारण, तो पूरे वलय के कारण आपको जो चाहिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो आपने क्या किया, क्या तरीका अपनाया? आपने क्या कर दिया? समाकलन। अब जब इसका समाकलन करेंगे, पूरी वलय का समाकलन हुआ है, ये मतलब पूरे वलय के लिए समाकलन हुआ है, ठीक है। तो जब इसका समाकलन किया तो इसमें ये टुकड़ा भी आ गया, ये टुकड़ा भी आ गया, ये टुकड़ा भी आ गया, ये टुकड़ा भी तो आ गया, मतलब सारा टुकड़ा आ गया, उसमें बी भी तो इंक्लूड है, समझ गए आप, ठीक है। इसलिए यहाँ पर दोनों एक साथ जुड़ेंगे नहीं, है ना। और मैंने अभी बता दिया कि बी अल्पांश लेने का रीज़न क्या है, ताकि हमें पता चल जाए कि इसमें कौन सा घटक हमारे यूज़फुल है और कौन सा नहीं। दूसरी बात, समाकलन में एक ही क्यों लिया, दोनों को जोड़ा क्यों नहीं प्लस करके? उसका रीज़न ये है कि जब हम समाकलन करेंगे तो उस समाकलन में ये टुकड़ा भी इंक्लूड है, अपने आप जुड़ गया वो। क्लियर? ठीक, आगे चलते हैं। तो ये हमने रे के समाकलन कर दिया उसका, ठीक है। अब DE1 का मान रख देते हैं, तो DE इज इक्वल टू समाकलन DE1 की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट DQ अपॉन R स्क्वायर प्लस X स्क्वायर, और साथ में है cos थीटा। क्लियर है? ठीक, अब आगे चलते हैं। जो चेंज नहीं हो रहे हैं उनको बाहर ले लेते हैं। तो नेक्स्ट क्या मिलेगा अगले स्टेप में? E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट cos थीटा अपॉन, यहाँ क्या मिल रहा हमें, R स्क्वायर प्लस X स्क्वायर, ठीक, और समाकलन L और इंटू DQ, ठीक। अब DQ की वैल्यू क्या है? DQ की वैल्यू हमारे पास लैम्बडा इंटू DL, क्या है? लैम्बडा इंटू DL। तो हो जाएगा E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट cos थीटा अपॉन R स्क्वायर प्लस X स्क्वायर, और DQ की वैल्यू हमारे पास है लैम्बडा DL,
समीकरण 2 से। ठीक, अब लैम्ब्डा चेंज हो रहा है तो हमने यहाँ क्या लिखा है, एक समान रूप से आवेशित है, मतलब लैम्ब्डा चेंज नहीं हो रहा, वितरित एक समान रूप से वितरित है। ठीक, तो E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट cos थीटा अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, लैम्ब्डा बाहर और यहाँ जाएगा समाकलन dl। ठीक है, अब dl पर समाकलन हो रहा है, dl का समाकलन हो रहा है, समाकलन मतलब जुड़ना जोड़ना। ठीक है, तो देखो ये dl सारे यहाँ बना देता हूँ मैं एक बार डायग्राम। ठीक है, ये dl सारे dl छोटे छोटे एलिमेंट टुकड़े जुड़कर क्या बना रहे हैं, उसकी परिधि बना रहे है ना। ये dl सारे dl के ऊपर समाकलन है, मतलब जोड़ रहे हैं dl को, सब dl को। तो वो सारे dl जो रिंग पर है वो सारे dl जोड़कर क्या बना रहेंगे, उसकी सर्कमफ्रेंस, परिधि। तो हमारे पास मिलेगा समाकलन dl की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2 पाई r, वो क्या हो जाएगी, वलय की परिधि, वलय की परिधि। तो वैल्यू रख देते हैं dl की, समाकलन dl की। तो E इज इक्वल हमें मिलेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट cos थीटा और अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और dl की वैल्यू में समाकलन dl की वैल्यू में मिली, लैम्ब्डा पहले से है, और इंटू 2 पाई r। क्लियर है। ठीक, अब इस cos थीटा को भी हम हटा सकते हैं यहाँ से, है ना। cos थीटा को कैसे हटाएं, तो यहाँ देखो ये एंगल थीटा है, ये वैल्यू हमारे पास x है, ये वैल्यू हमारे पास r है, और ये वैल्यू हमारे पास √r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो इस ट्राइंगल में आपको ये पता है आधार क्या है, लंब क्या है, कर्ण क्या है। ठीक है, तो यहाँ से आपको cos थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे cos थीटा, cos थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, cos थीटा आधार अपॉन कर्ण, आधार अपॉन कर्ण। आधार क्या है x, कर्ण क्या है ये, तो √r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पुट कर देते हैं यहाँ पर। तो क्या मिलेगा, E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, cos थीटा की वैल्यू पहले ये लिख लेते हैं हम, r स्क्वायर 1/r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। उसके बाद हम रखते हैं cos थीटा की वैल्यू जो हमें मिली है, क्या है, x अपॉन √r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर क्या लिख सकते हैं हम, उसकी पावर 1/2 है ना। √ का मतलब पावर क्या होती है, 1/2, तो r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2, और साथ में है लैम्ब्डा इंटू 2 पाई r। ठीक है, क्लियर। अब यहाँ देखो r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1 और r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2, दोनों के बेस सेम है, तो घातें उनकी पावर जुड़ जाएगी। तो 1 + 1/2 उसकी पावर क्या हो जाएगी, 3/2। तो E हमें मिलेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट x लैम्ब्डा 2 पाई r अपॉन r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। ठीक है, अब इसको और थोड़ा मिनिमाइज करते हैं हम। यहाँ देखो लैम्ब्डा इंटू 2 पाई r की वैल्यू क्या है, q। तो देखो लैम्ब्डा इंटू 2 पाई r की वैल्यू क्या है, q। ठीक है, तो यहाँ पर अपन और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो यहाँ लिख सकते हैं हम E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, और क्या आएगा, q, इसकी वैल्यू क्या है, q, और साथ में क्या है, x अपॉन r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। ये हमारे पास इसका फॉर्मूला आ गया, x डिस्टेंस पर जो P बिंदु है उसके ऊपर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। क्लियर है। ठीक है, तो इस प्रकार हम ये डिराइव करते हैं उसका फॉर्मूला विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। ठीक है, अब यहाँ पर एक कंडीशन आती है, कंडीशन ये है कि जो x है, ये डिस्टेंस x है, वो बहुत ज़्यादा है एज़ कंपेयर टू दिस रेडियस, है ना। क्या कहा गया है, केस या कह दो कंडीशन है
कि ये जो x डिस्टेंस है x एक्सिस पर, ठीक है, अक्ष पर, वो बहुत ज़्यादा है उस रिंग की रेडियस के कंपैरिजन में, है ना। मतलब अगर ऐसा कहा जाए कि r या कह दो x बहुत ज़्यादा है किससे, r से, ये दूरी बहुत ज़्यादा है, ठीक है, ये ऐसा कह सकते हो x उतना ही है, रिंग बहुत छोटी है, तब भी अपन ये समझ सकते हैं क्या कि उसकी रेडियस, उसकी त्रिज्या बहुत छोटी है इस पॉइंट के मुकाबले। तब हम इस फॉर्मूले में क्या कर सकते हैं, तब इस फॉर्मूले में हम कर सकते हैं कि r स्क्वायर को x स्क्वायर की तुलना में, कंपैरिजन में नेगलेक्ट कर सकते हैं, नगण्य मान सकते हैं, समझ गए। तो अब क्या लिखेंगे, फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तब फॉर्मूला हो जाएगा, समझ गए क्या किया हमने, x बहुत ज़्यादा है r से, तब आप r स्क्वायर की टर्म को नेगलेक्ट कर सकते हो x की तुलना में, तब हमारे पास r स्क्वायर की टर्म कैंसिल हो जाएगी। तो क्या मिलेगा, e इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, q x अपॉन r स्क्वायर गया, बचा क्या एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर की पावर क्या है 3/2, एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, तो एक्स स्क्वायर की पावर अगर 3/2 हो तो 2 से 2 कट जाएगा उसकी पावर में, है ना। अगर ऐसा हो एक्स स्क्वायर और होल पावर हो 3/2, तो ये 2 से 2 कट जाएगा, तो क्या पावर बचेगी 3, तो एक्स की पावर 3, एक्स की पावर क्या मिली यहाँ पे 3, ठीक। अब आगे क्या होगा, x, एक x कट रहा है तो लिख सकते हैं आप यहाँ पर e इज इक्वल टू ये x और एक x यहाँ से कट जाएगा तो पावर 2 बचेगी, तो यहाँ मिलेगा हमें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन एक्स स्क्वायर, q अपॉन एक्स स्क्वायर। अब आप देख पा रहे हो ये रिज़ल्ट किससे मैच कर रहा है रिज़ल्ट, ठीक है, ये ऐसा रिज़ल्ट है जो ये बता रहा है कि अगर ये x बहुत दूर हो एक्सिस पर, तो उस समय ये वलय, ये रिंग कैसा बिहेव करती है, बिंदु आवेश की तरह, बिंदु आवेश, ठीक है, क्योंकि हमें पता है ये बिंदु आवेश, ये Q, उससे मान लिया R दूरी पर एक पॉइंट P है, उस पर विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला क्या आया था, उस पर फॉर्मूला आया था E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर, ठीक है। तो सिमिलर है यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q R स्क्वायर, यार दूरी x में है तो x स्क्वायर, ठीक है। तो रिजल्ट क्या मिला कि यदि x ग्रेटर देन r, मतलब x एक्सिस पर जो पॉइंट है वो r की तुलना में, या कह दो त्रिज्या की तुलना में बहुत दूर हो, बहुत बड़ा हो, तब ये वलय, ये रिंग एक पॉइंट चार्ज, एक बिंदु आवेश की तरह बिहेव करेगी। ये रिजल्ट आपको ये बता रहा है, ठीक है। तो हमारे पास रिजल्ट क्या मिला, एक रिजल्ट ये मिला, और दूसरा कंडीशन पूछी है कि x बहुत ज़्यादा हो r से, तब क्या होगा, तब फॉर्मूला क्या होगा, तब हमें ये फॉर्मूला मिलेगा। क्लियर है। तो इस प्रकार हमने आज एक वलय के लिए जो रेखीय आवेश वितरण का एग्जाम्पल है, उसके किसी पॉइंट पर हमें क्या निकाला, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, समझ में आया होगा, तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।